हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच के पथांतर के बारे में बात करी थी। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें जो काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, उन फ्रिंज की क्या पोजीशन होती है और उन फ्रिंज की क्या चौड़ाई होती है। साथ ही ये फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली बात करने वाले हैं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज विड्थ एंड देयर पोजीशन। फ्रिंज की क्या चौड़ाई होती है और इनकी क्या स्थिति है। वेरी इजी। हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि स्लिट्स जो है हमारे पास, जिन स्लिट्स से कोई पर्दा रखा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसे अपने D कहा था, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को भी D कहा था। यहाँ से लेके पर्दे की दूरी को अपन ने कैपिटल D कहा था। सेंटर पॉइंट पर हमेशा ही C कहते थे इसे, हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, क्योंकि S1 से C तक और S2 से C तक पहुँचने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर है वो शून्य होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। पथांतर 0 तो संपोषी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहाँ चमकीली फ्रिंज बनेगी। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से x डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें अगर फ्रिंज ज्ञात करनी है कि कौन सी फ्रिंज बनेगी, तो हमें यहाँ S1 और S2 से पहुँचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर पता होना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये इस प्रकार से आती है, और यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार से आती है, ठीक है। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि पथांतर क्या होता है। पथांतर होता है 2xd अपॉन d, 2xd अपॉन कैपिटल D। किसी भी x दूरी पर उपस्थित बिंदु पर S1 और S2 से आने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी फ्रिंज बनेगी उसकी क्या चौड़ाई होगी और उसकी क्या पोजीशन होगी। तो फर्ज करते हैं, सबसे पहले हम संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, और इस संपोषी व्यतिकरण के जरिए हम बात किसकी करेंगे, काली फ्रिंज की चौड़ाई की बात करेंगे। कैसे, वो समझ लेते हैं। काली फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। बात हम संपोषी व्यतिकरण की कर रहे हैं और चौड़ाई किसकी ज्ञात करेंगे, इससे काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब पथांतर का मान हमारे पास, संपोषी व्यतिकरण के केस में पथांतर का मान क्या होता है, या तो लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा, या फिर n लैम्डा के बराबर होता है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो ध्रुवीकरण वाली तरंग है उनके बीच का पथांतर इस प्रकार से होना चाहिए। इन दैट केस मैं मान लेता हूँ इसका मतलब लैम्डा का मान जो डेल्टा है उसका मान n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान n लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ से पथांतर हम जानते हैं, पथांतर क्या होगा, पथांतर होता है 2xd अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये कौन सी चमकीली फ्रिंज की अपन बात कर रहे हैं, ये हम nवी चमकीली फ्रिंज की बात करें तो x की जगह अपन xn लिखेंगे, मतलब nवी चमकीली फ्रिंज, पहली दूसरी तीसरी की जगह nवी चमकीली फ्रिंज। तो इस nवी चमकीली फ्रिंज की अगर बात करें, यहाँ पे अगर n लैम्डा है तो चमकीली फ्रिंज बनेगी, संपोषी व्यतिकरण होगा। और इस nवी चमकीली फ्रिंज की हमें स्थिति ज्ञात करनी है सेंटर बिंदु से, तो इस x को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज दे, तो ये आ जाएगा n लैम्डा d और अपॉन 2d। ये xn बेसिकली क्या दर्शाता है, ये xn दर्शाता है दूरी, xn दर्शाता है दूरी, किसकी दूरी, xn दर्शाता है दूरी किसकी, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो किसकी दूरी दर्शाएगा, ये बेसिकली दर्शाता है चमकीली फ्रिंज की दूरी, चमकीली फ्रिंज की दूरी को दर्शाता है, चमकीली फ्रिंज की दूरी कहाँ से, सेंटर बिंदु से। तो हमें अगर पहली चमकीली फ्रिंज की बात करें तो n की जगह कितना रखेंगे 1, तो पहली चमकीली फ्रिंज की सेंटर बिंदु से दूरी आ जाएगी। दूसरी चमकीली फ्रिंज की बात करें तो n की जगह कितना रखेंगे 2, तो दूसरी चमकीली फ्रिंज आएगी।
इसी तरह तीसरी चमकीली फ्रिंज की बात करें तो n की जगह 3 रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है, चमकीली फ्रिंज की दूरी यानी इसकी पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये nवीं चमकीली फ्रिंज को दर्शाता है। अगर हमें इससे आगे वाली चमकीली फ्रिंज निकालना है, मतलब अगर ये पहली की जगह दूसरी चमकीली फ्रिंज निकालना तो हम n की जगह कितना रखते हैं 2। तो हम दूसरी फ्रिंज चमकीली फ्रिंज की बात करें या x प्लस nवीं चमकीली, है ना, तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है, चमकीली फ्रिंज की दूरी कौन सी, nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी को दर्शाता है। इसी तरह से हम सिमिलरली, ये तो nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी को दर्शाता है, तो सिमिलरली n प्लस 1वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी निकालें, n प्लस 1वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x n की जगह आ जाएगा x n प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा d और अपॉन 2d। क्लियर है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। ये दर्शाता है nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी, ये वाली इक्वेशन दर्शाता है n प्लस 1वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी, मतलब इससे एक ऊपर वाली चमकीली फ्रिंज की दूरी। अब समझिएगा मेरी बात आराम से। मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है, ये काली फ्रिंज बनी, उसके बाद ये चमकीली फ्रिंज बनी बीच में, फिर काली फिर चमकीली, इस तरह से हमें फ्रिंज का पैटर्न मिलता है। ठीक है, मेरी बात आराम से सुनना और समझना। इस तरह से हमें फ्रिंज का पैटर्न मिलता है जहाँ पे ये काली फ्रिंज है, बीच में चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, काली, चमकीली। ठीक है, तो अगर ये वाली मेरे पास nवीं चमकीली फ्रिंज है, ठीक है, ये है nवीं चमकीली फ्रिंज, n प्लस 1वीं चमकीली फ्रिंज का मतलब इससे ऊपर वाली चमकीली फ्रिंज आएगी, ये वाली x n प्लस 1। तो अब देखिए, अगर इस दूरी में से इस दूरी को मैं माइनस करता हूँ, है ना, इस n x प्लस 1 वाली दूरी में से इस दूरी को माइनस करता हूँ तो बीच में इतनी सी दूरी बचती है, और ये किसकी चौड़ाई को रिप्रेजेंट करती है, ये काली फ्रिंज की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस दूरी में से इस दूरी को माइनस करें तो जो छोटी सी दूरी बचेगी वो काली फ्रिंज की चौड़ाई को व्यक्त करेगी। तो हमें अगर काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इस दूरी में से इस दूरी को क्या करेंगे, माइनस। तो हम निकालते हैं काली फ्रिंज की चौड़ाई, काली फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। तो काली फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि बीटा b, काली फ्रिंज की चौड़ाई निकालें, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालें, बीटा d लिख देते हैं। तो इसके लिए इस xn प्लस 1 में से xn को माइनस करना पड़ेगा, xn प्लस 1 में से xn को माइनस करेंगे, सो बीटा d इज इक्वल टू xn प्लस 1 है n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d, क्या आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d में से n लैम्डा d अपॉन 2d को माइनस करेंगे। क्लियर, तो ये आ जाएगा बीटा d इज इक्वल टू लैम्डा d को n से मल्टीप्लाई किया तो n लैम्डा d अपॉन 2d अलग, और प्लस इसको 1 से किया तो लैम्डा d अपॉन 2d अलग, और माइनस n लैम्डा d अपॉन 2d। ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास काली फ्रिंज की जो चौड़ाई आती है बीटा d वो आता है लैम्डा d अपॉन 2d। ये मेरे पास क्या आ जाती है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है काली फ्रिंज की चौड़ाई। तो हम देखते हैं कि काली फ्रिंज की चौड़ाई बेसिकली किस पर निर्भर करती है। काली फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, इस पर्दे की दूरी पर निर्भर करती है, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। ये इक्वेशन हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट करती है काली फ्रिंज की चौड़ाई को। क्लियर है गाइस, तो इसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, इसी तरह से हम बात करेंगे चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई की। तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। ये दर्शाता है चमकीली फ्रिंज की स्थिति को, वो दर्शाता है काली फ्रिंज की चौड़ाई को। क्लियर, इसको रफ कर देते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसके लिए हम विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे। सेकेंड पोजीशन में हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण, और इसके जरिए हम किसकी फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, चमकीली फ्रिंज चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक,
तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी पथांतर का मान λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 इस तरह से 2n+1 λ/2 हो, तब हमेशा ही हमें विनाशी व्यतिकरण के कारण एक काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान कितना होना चाहिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान 2n+1 λ/2 होना चाहिए। क्लियर? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान ये होना चाहिए। अब हमने क्या निकाला कि पथांतर कितना होता है? पथांतर होता है 2xv/d। यहाँ पर हम xn लिखेंगे क्योंकि हम किसकी बात करें? nv काली फ्रिंज की बात करें। बराबर आ जाएगा 2n+1 λ/2। यहाँ से हम इस nv चमकीली काली फ्रिंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन निकालने के लिए, उसकी स्थिति निकालने के लिए xn को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे। क्या आ जाएगा? 2n+1 λ/d और अपॉन ये आ जाएगा 2 ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा? 4d। क्लियर? ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनवी काली फ्रिंज की स्थिति। एनवी काली फ्रिंज की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, फ्रिंज की स्थिति। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 बेसिकली एनवी काली फ्रिंज की स्थिति व्यक्त करता है। एन की जगह जब अपन 1 रखेंगे तो पहली काली फ्रिंज होगी, एन की जगह 0 रखेंगे तो पहली काली फ्रिंज होगी, एन की जगह 1 रखेंगे तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? कभी कभार आपको किसी दूसरी बुक में यहाँ में एन की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट कराओ, इसलिए अपन ये करें। अगर एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें अपन तो हम इस 2n+1 की जगह 2n-1 लिखते हैं। मेरी बात समझिएगा, हमने पहली काली फ्रिंज की अगर दूरी निकालनी है तो एन की जगह अपन कितना पुट करेंगे? 0, है ना। इस स्थिति में हमारे पास ये आ जाएगा 0, ये 1 और केवल λ/2 बचेगा। तो हम यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 से। अगर हमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है तो यहाँ +1 की जगह कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे। काफ़ी सारी बुक में आपको ये भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह से लेते हैं n की वैल्यू, तो यहाँ +1 की जगह -1 आ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो +1 ही लेंगे, ठीक है। बहुत सारी बुक में आपको ये मिल जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। अब एक्शन बेसिकली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एनवी काली फ्रिंज की स्थिति दर्शाता है। एन की जगह 1 पुट करेंगे तो पहली काली फ्रिंज की स्थिति आएगी, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो दूसरी काली फ्रिंज की स्थिति आएगी। तो इसी तरह हम n+1v काली फ्रिंज की स्थिति निकालें, n+1v काली फ्रिंज की स्थिति, काली फ्रिंज की स्थिति निकालें तो हम इस xn की जगह क्या लिखेंगे? xn+1, और इस n की जगह भी क्या लिखेंगे? इस n की जगह हम लिखेंगे n+1 -1 इंटू λd और अपॉन 4d। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किए देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा xn+1 = 2n, ये आ जाएगा 2n प्लस 2 को 1 से किया 2, फिर -1 λd और अपॉन 4d। xn+1 यहाँ पे देखिए 2n-1 को अलग लिख लेते हैं, तो 2n-1 को अलग, इसके साथ λd अपॉन 4d, और इस 2 को अलग लिख लेते हैं तो +2 λd अपॉन 4d। क्लियर? व्यवस्थित इसको भी लिखें तो xn+1 बराबर आ जाएगा 2n-1 λd अपॉन 4d और प्लस ये 2 से 2 बाय कैंसिल λd अपॉन 2d। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। अब समझिए, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आएगी। कैसा आएगी समझिए। मान लेते हैं ये मेरे पास है काली फ्रिंज जो दे रखी है ये वाली, इसकी यहाँ से दूरी है xn, इससे ऊपर वाली जो काली फ्रिंज है ये वाली, इसकी यहाँ से दूरी है xn+1। तो अगर इस दूरी में से इस दूरी को माइनस करें, ये वाली दूरी में से इस दूरी को माइनस करें तो बीच में किसकी चौड़ाई बच जाती है? बीच में चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बच जाती है। तो xn+1 में से xn को माइनस करेंगे तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज चौड़ाई याद करते हैं। चमकीली फ्रिंज चौड़ाई बीटा बी कह देते हैं इसे, यानी ब्राइट फ्रिंज। ये आ जाएगा xn+1 में से xn को माइनस करेंगे, सो बीटा बी = xn+1 की वैल्यू ये दे रखी, क्या आ जाएगा
2n-1 लैम्डा डी अपॉन 4d और प्लस लैम्डा डी अपॉन 2d में से माइनस करना है किसको, xn को, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 4d, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 4d। तो ये देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल, तो इसमें भी हमारे पास जो चौड़ाई आती है चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई वो आती है लैम्डा डी अपॉन 2d के बराबर। इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई को। और हम ये देखते हैं इस इक्वेशन के कि चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई की काली फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर आती है। तो इस पूरे के पूरे सेटअप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके समरी को डिस्कस करते हैं कि हमने इसमें क्या समराइज किया। ऑलराइट, तो देखिए ये बेसिकली किसको शो करता है, ये बेसिकली शो करता है पथांतर कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि चमकीले फ्रिंज की स्थिति को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी इक्वेशन में देखी। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एनवी काली फ्रिंज की स्थिति को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई को। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि चमकीली फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो काली फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर आती है। वो कितनी आती है, वो आती है लैम्डा डी अपॉन 2d के बराबर। चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज की चौड़ाई बराबर प्राप्त होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। जितनी चौड़ी हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है उतनी ही चौड़ी हमें काली फ्रिंज भी प्राप्त होती है। उसी के साथ ये फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो होती है लैम्डा डी अपॉन 2d के बराबर। पहली बात, फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती मतलब जैसे जैसे आपतित जो भी हम प्रकाश यूज करें उसकी तरंगदैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब अगर हम दो प्रकार के प्रकाश यूज करें, एक तो रेड लाइट यूज कर रहे हैं और एक ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि रेड लाइट की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण उससे जो हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा उसमें फ्रिंज की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई तरंगदैर्ध्य के समानुपाती है। तो लाल रंग से इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त होगी वो ज़्यादा होगी बाकी रंगों की अपेक्षा, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बाकी रंगों से ज़्यादा होती है, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई भी हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। दूसरी हम देखते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई जो है वो डी के समानुपाती, पर्दे की दूरी के समानुपाती। पर्दा जितना ज़्यादा दूरी पर रखा होगा यानी दूरी जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। तो हम अगर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रिंज ज़्यादा चौड़ी दिखे, तो उसके लिए पर्दे को ज़्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा। तीसरा, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो 1/2d के व्युत्क्रमानुपाती है। 2d बेसिकली क्या है, 2d है इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, यानी अगर स्लिट के बीच की दूरी बढ़ेगी, हम स्लिट को ज़्यादा दूरी पर रखेंगे तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई कम मिलेगी, और हम इसका उल्टा करें फ्रिंज की चौड़ाई को घटाएं तो फ्रिंज जो हमें फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के बीच की दूरी को घटाएं तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये आता है कभी कभार कि व्यतिकरण प्रतिरूप को स्पष्ट देखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, हमें पता है 3 बातें। स्पष्ट देखने के लिए तरंगदैर्ध्य का मान ज़्यादा होना चाहिए, पर्दे की दूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए और स्लिट्स के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इन तीनों को अगर हम मेंटेन करें तो हमें पर्दे पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है उसमें फ्रिंज चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार से दोनों की चौड़ाई समान होती है। एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर आते हैं। तो इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।